हेलो, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें अगर 80 मार्क्स का आप लोगों का एग्ज़ाम होता है तो 80 में से 40 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और साथ में अगर इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो वो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ करके ले सकते हैं। मैं वह सारा नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ जितना भी क्लास लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला चैप्टर का, यूरोप में राष्ट्रवाद। और ये ऑब्जेक्टिव जो भी है ये बुक के अंदर है, मतलब जो आप लोगों का बुक चलता है SCERT, उसके अंदर से सारा एक एक करके मैंने ऑब्जेक्टिव चुन करके लाया हूँ। तो इससे बाहर कम ही चांस है कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाए। इससे बाहर जो भी पूछा जाएगा इससे अंदर ही पूछा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा ऑप्शन है 1815, तीसरा है 1830 और ऑप्शन डी है 1848। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1815 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया। ऑप्शन ए है नेपोलियन, ऑप्शन बी है मेटरनिक, ऑप्शन सी है काउंट काबूर, ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी। अभी इसके पहले क्वेश्चन था कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 में। और इसका मेज़बानी किसने किया था, तो इसका मेज़बानी किसने किया था? मेटरनिक ने किया था। किसने? मेटरनिक ने किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। ऑप्शन ए है हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी है ऑर्लिया वंश, ऑप्शन सी है बुर्बो वंश और ऑप्शन डी है जारशाही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है बुर्बो वंश। यानी फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना किया गया था? तो बुर्बो वंश का। जब 1815 ईस्वी का क्या हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था, जिस समय कि नेपोलियन का युग का अंत हो गया था लगभग 1814 में। तो उसके बाद जो है एक फिर से क्या हुआ था, मेटरनिक आकर के पुराना वाला व्यवस्था जो राजतंत्र था उसको चालू किया था। और वहाँ पे किसका शासक स्थापित हुआ था? तो बुर्बो वंश का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फ्रांस में जुलाई 1830 के क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश को गद्दी सौंपी गई। तो 1830 में जो है वो फ्रांस में क्रांति हुआ था, वही राजतंत्र के मतलब लेकर के कि राजतंत्र हटाओ, हमको संवैधानिक अधिकार दिया जाए, इसके लिए क्रांति हुआ था। और उस समय जो बुर्बो वंश आया था उसको हटा करके कौन सा वंश पूछ रहा है स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या है? जारशाही, ऑप्शन बी है हैप्सबर्ग, ऑप्शन सी है आर्लिये वंश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा सी, यानी आर्लिये वंश का जो है वो स्थापना हुआ था। कब? फ्रांस में। जब जुलाई 1800, फ्रांस में दो क्रांति हुई थी 1830 में, और एक इसके जस्ट बाद 1848 में स्टार्ट हो गया था। तो बोल रहे थे 30 के क्रांति के बाद कौन गद्दी पे बैठा था? तो आर्लिये वंश बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, नेपोलियन का पतन कब हुआ। इसका आंसर तो मैं अभी बता दिया हूँ आप लोगों को। नेपोलियन का पतन जो है वो 1814 ईस्वी में हुआ। जैसे ही नेपोलियन का पतन हुआ तो वियना सम्मेलन स्टार्ट हो गया था मेटरनिक के मतलब अध्यक्षता के रूप में, मेटरनिक की अध्यक्षता के रूप में स्टार्ट हो गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1814 ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि मेजनी का संबंध किससे करें। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख लो। एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन ए है लाल सेना, ऑप्शन बी है कार्बोनरी और ऑप्शन सी फिलिक हैट्रिक, ऑप्शन डी है डायट।
तो आप लोगों को भी आंसर पता होगा, क्या है आंसर, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल, यहाँ पे स्पेलिंग मिसप्रिंट है, इमैनुअल होगा, विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो किस पद पे नियुक्त किया था काउंट काबूर ने, प्रधानमंत्री के पद पे। किस पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और 25-26 क्वेश्चन है टोटल, तो सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, काबूर की मृत्यु कब हुई, 1861। क्योंकि काबूर भी जो था, काउंट काबूर, मेजनी आया था सबसे पहले, किसके, इटली के एकीकरण में सबसे पहले मेजनी आया था, और मेजनी के बाद फिर कौन आया, काउंट काबूर, जो विक्टर इमैनुअल के द्वारा प्रधानमंत्री बनाए गए थे, और उसके बाद फिर गैरीबाल्टी आया था। तो काउंट काबूर भी जो है पूरा तरह से क्या नहीं कर पाया था एकीकरण इटली का, उसका मृत्यु हो गया था। तो पूछ रहा है कब मृत्यु हो गया था, तो उसका मृत्यु जो है क्या हो गया था, 1862 ईस्वी में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए है 1870 से 71 के बीच, ऑप्शन बी है 1861 से 62 के बीच, ऑप्शन सी है 1869 से 70 के बीच, ऑप्शन डी है 1814 से 1815 के बीच। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर क्या होगा, 1870 से लेके 71 के बीच ये युद्ध हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच। याद रखना है, फ्रांस और प्रसा के बीच, ना कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। किसके बीच हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच। इसके पहले एक और भी युद्ध हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। तो कंफ्यूज नहीं करना है, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था, 1870 से 71 के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से कब हुआ था। तो इटली का एकीकरण अगर पूर्ण रूप से बोला जाए तो 1861 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी 1862 है, ऑप्शन सी 1871 है, और ऑप्शन डी क्या है, 1870। तो इसका आंसर होगा 1871 ईस्वी, ऑप्शन सी। 1871 में जो है लास्ट में विक्टर इमैनुअल ही जो थे बचे थे, जो वही पूरा इसका एकीकरण किए थे, क्योंकि मेजनी भी नहीं कर पाया था, मेजनी तो नहीं कर पाया था, साथ में काउंट काबूर आया वो भी पूरा रूप से नहीं कर पाया, और गैरीबाल्टी भी पूरा नहीं कर पाया। तो लास्ट में कुछ हिस्सा जो बच गया था उसका पूर्ण रूप से एकीकरण कौन किया, विक्टर इमैनुअल ने, और कब तक, 1871 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा का नाम क्या था। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा लेकिन बुक में है। ऑप्शन ए है कार्बोनरी, ऑप्शन बी है डायट, ऑप्शन सी है लाल सेना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या है, डायट। जो कैथोलिक बहुल राज्य था, कहाँ पे, जर्मनी में ही था, तो उसका नाम रखा गया था, उस सभा का नाम था डायट। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, जर्मन राइन संघ की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए नेपोलियन 3, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी मेजनी। तो जर्मन राइन संघ की जो स्थापना है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ऑप्शन बी जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, जालवेरिन एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी व्यापारियों की, ऑप्शन सी विद्वानों की, ऑप्शन डी पादरी सामंतों की। तो इसका आंसर क्या होगा, जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। तो ऑप्शन बी आंसर होगा कि जो जालवेरिन थी वो व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य के लिए किस सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है जालवेरिन, ऑप्शन बी है ब्रुसेनसेफ्ट, ऑप्शन सी है लाल कुर्थी, ऑप्शन डी है कार्बोनरी। तो ये बोलता है, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उद्देश्य के लिए कौन सा सभा स्थापना। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन जाएगा, ब्रुसेनसेफ्ट नामक संस्था की स्थापना की थी, यह सभा की स्थापना
की थी। तो आप लोग देख लेना, किसी भी बुक में जल्दी क्वेश्चन इस टाइप का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ वो बोला बुक्स के अंदर से क्वेश्चन चूज करके लाए हैं। तो इससे बाहर मतलब कि क्वेश्चन आना एग्जाम में बहुत ही कम संभावना, रेयर चांस है कि इससे बाहर आएगा। तो इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लो ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स लाया जा सके एग्जाम में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त एवं लौ की नीति का अविलंबन किसने किया? ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी है विलियम वन। तो इसका आंसर है क्या? बिस्मार्क, ऑप्शन सी। इन्होंने ही रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया था, क्योंकि ये जो है मतलब कि मानते थे कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो सेना के बल पे ही किया जा सकता है, और इसी के लिए इन्होंने एक अविलंबन नीति मतलब नीति का, रक्त एवं लौ की नीति का अविलंबन किया, और किसने? बिस्मार्क ने। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, सेडोवा का युद्ध कब हुआ? सेडोवा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1863, ऑप्शन बी है 1864, ऑप्शन सी है 1865 और ऑप्शन डी है 1866। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1866 में एक सेडोन की भी लड़ाई लड़ी गई थी, उसके पहले सेडोवा का युद्ध हुआ था। और सेडोवा का जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था? ये ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच, एवं प्रसा के बीच। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों को। ये सेडोवा का जो युद्ध है वो 1866 में ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और लड़ाई आएगा सेडोन की लड़ाई, जो कि उसमें भी प्रसा युद्ध करेगा लेकिन ऑस्ट्रिया से ना करके फ्रांस से करेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पहले क्या है देखो, ये क्वेश्चन आ गया कि सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया और प्रसा, ऑप्शन बी है ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस और प्रसा। देखो ऑप्शन सी भी गिवन है इसमें, फ्रांस और प्रसा। तो आंसर क्या होगा? अभी मैंने बताया ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेडोन का युद्ध कब हुआ? तो सेडोन का जो युद्ध हुआ था वो 1817 में हुआ था, 1870 ईस्वी में, 1870 में हुआ था। सेडोन की लड़ाई लड़ी गई थी किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच, सॉरी प्रसा और किसके बीच? प्रसा और फ्रांस के बीच। प्रसा उसमें कॉमन है, प्रसा युद्ध लड़ रहा है किसके लिए? प्रसा युद्ध लड़ रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए। ठीक है, तो 1870 में सेडोन की लड़ाई लड़ी गई थी, किसके किसके बीच हुआ था? फिर से मैं बता रहा हूँ, फ्रांस और प्रसा के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच, कंफ्यूज नहीं करना, फ्रांस और प्रसा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बोलते हैं सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? तो फ्रांस और प्रसा के बीच। किसके बीच? फ्रांस और, ऑप्शन सी होगा आंसर इसका, फ्रांस और प्रसा के बीच। ठीक है, और ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था? 1866 में। हम लोग पहले देख चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सबसे लास्ट युद्ध जो था वो सेडोन का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? जर्मनी का एकीकरण का लास्ट युद्ध जो था वो सेडोन का युद्ध था। तो ऑप्शन डी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ये जब युद्ध हो गया था, सेडोन का लड़ाई जब लड़ा गया था फ्रांस और किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच। तो उसके बाद 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो जिसके जिसके बीच लड़ाई होगी उसी उसी के बीच हुआ था, यानी कि फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान के लिए। क्या? यूनान, यूरोप वासियों के लिए यूनान का जो ज्ञान विज्ञान था या फिर जो भी साहित्य उसका था वो एक तरह से प्रेरणा का काम किया, मोटिवेशन का काम किया। तो ऑप्शन बी यूनान राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपुल
नेपोल की जो संधि है वो ऑप्शन ए है 1829, ऑप्शन बी है 1830, ऑप्शन सी 1831 और ऑप्शन डी है 1834। तो इसका आंसर है 1829 में हुआ था। ये तुर्की के साथ संधि किया गया था। किसके साथ? तुर्की के साथ संधि किया गया था। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, किसके साथ किया गया था? तुर्की के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, मतलब जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि ये थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। बोलता है जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने किया था? तो मैंने हिंट्स दे दिया कि इंडियन हिस्ट्री से, तो बिस्मार्क तो इंडियन था नहीं, गैरीवाल्डी भी नहीं था, मेजनी भी नहीं था, तो कौन है? टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। और ये भी कहा जाता था कि इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में मतलब जीत के लिए जीत का वृक्ष लगाया था, विजयी का वृक्ष भी लगाया था। कौन? टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, बोलते हैं जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? बिस्मार्क किया। तो सबसे ज्यादा मेन रोल कौन था उसमें? बिस्मार्क का ही था। और बाकी ये देखो, काउंट काबूर, गैरीवाल्डी, मेजनी, ये तीनों इटली के एकीकरण के लिए जिम्मेवार थे। मतलब इटली के एकीकरण में इनका अहम योगदान था। किनका किनका? काउंट काबूर, गैरीवाल्डी और मेजनी का। और जबकि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान था। तो यही क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बोलता है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो सबको पता है कि ऑप्शन सी होगा, यानी यूरोप में जो है, यूरोप में इटली एवं जर्मनी वर्तमान महादेश में आते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात भी आप लोगों को समझना होगा। तो आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। बाय।